नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। काफ़ी दिनों के बाद ये वॉइस मैसेज आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय हो गया था। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा, इस ऑडियो मैसेज को पूरा आखिरी तक सुनिएगा क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी भी मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल मिलते ही रहते हैं डेली के डेली कि सर अर्थमेटिक कैसे करें, सर इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। दोस्तों देखिए, मेरा हमेशा से एक ही ओपिनियन रहा है क्योंकि मैंने जो चीज़ की है वही मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा। मैं आप लोगों को कोई भी गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं फॉलो करना तो वो आपकी चॉइस है, नहीं चाहते तो वो आपका ओपिनियन है, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप नेगेटिव अगर लेना चाहते हैं इस बात को, मुझे कुछ बुरा भला बोलना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल बोलिए। मैं क्या है, वैसे भी कड़वे वचन काफ़ी समय से मैं नहीं दे रहा हूँ। मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया है, सिंपल सी बात है। क्या फ़ायदा, कोई कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखो सुनने वाले सुन लेते हैं, चाहे आप गुस्सा करके बोलो चाहे आप प्यार से बोलो। जिनको नहीं सुनना होता उनको आप चाहे प्यार से समझा लो चाहे डांट से समझा लो, वो नहीं सुनते। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैंने अपने 27-28 साल निकाल दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है, 20 साल 30-40 साल जो भी बची है, मैं अच्छे से जीऊँ, आप लोगों को अच्छा अच्छा गाइडेंस दूँ, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा करूँ। चाहते हो आप फॉलो करना तो बिल्कुल इस सुनिए इस वॉइस मैसेज को आखिरी तक। नहीं तो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपका जो बचा हुआ ज़िंदगी है आप उसको कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों सिंपल सी चीज़ मैं अगर आप लोगों को एक बताऊं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग ये बोलते हो ना कि सर अर्थमेटिक हमसे नहीं बनता, तो क्या हम पेपर क्लियर कर पाएंगे हमसे? ना मतलब जो ग्रामर है वो हमसे नहीं हो पाता, तो क्या हम इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे? दोस्तों अगर आप आज भी यूट्यूब पर सर्च करोगे आरआरबी पीओ मेंस मार्क्स अंकुश लांबा, बस आप इतना लिखोगे, आपको मेरा वो स्कोर कार्ड दिख जाएगा जब मैंने पेपर क्लियर किया था। आज से 2 ढाई साल हो गए हैं, करीब करीब 2 ढाई साल पहले मैंने पेपर वो क्लियर किया था, 2018 की बात है। तो आप उसमें मेरे मार्क्स देख सकते हैं। मैथ्स की अगर मैं मार्क्स की बात करूं आप लोगों से तो 40, मैं मार्क्स नहीं बात कर रहा हूं, मैं टोटल जो पॉइंट्स होते हैं मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। आउट ऑफ 40 सिर्फ और सिर्फ 7.5 मार्क्स थे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो तो ये सोच भी नहीं सकते कि आउट ऑफ 40 सिर्फ 7.5 लेकर भी कोई बंदा सिलेक्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल वैसा रहता है। और वो 1.25 से मल्टीप्लाई होते हैं, तो करीब करीब 9 साढ़े 9 के आसपास आप मान लो, 10 नंबर मान लो अप्रॉक्स। तो मेन चीज़ ये होती है दोस्तों कि आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डिपेंड ये करता है ना कि भाई आपको सिलेक्शन लेना है, आपको टॉप नहीं करना है। अगर आप टॉपर भी बनते हो तो भी आप पीओ बनोगे, अगर आप बाउंड्री लाइन पे क्लियर करते हो तो भी आप पीओ बनोगे। तो यहाँ पर जो रेस लगी हुई है ना लोगों की, जो मतलब 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि उनकी जॉब लग जाए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने हैं, डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि आपने कट ऑफ क्लियर किया या नहीं किया। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, बिना अर्थमेटिक के दोस्तों क्लियर होता है। कौन बोल मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आता यार। पिछले 6 महीने से तो चलो मैंने छोड़ दिया था कि नहीं यार, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आए हैं, मानने को रेडी ही नहीं है कि बिना अर्थमेटिक के बिना ग्रामर के पेपर क्लियर हो सकता है। क्योंकि जब होता है ना, नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा है, बिना अर्थमेटिक के पेपर क्लियर नहीं हो सकता, बिना ग्रामर के पेपर क्लियर नहीं हो सकता। दोस्तों कितना समय तक आप इस भ्रम में जीते रहोगे? अभी काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि सर तो मैथ्स नहीं पढ़ाते, इंग्लिश नहीं पढ़ाते, इसीलिए वो बोलते रहते हैं कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है। रीज़निंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि ये चीज़ को मत करो, जैसे कि लॉजिकल रीज़निंग। सिंपल सी बात है, समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते। लॉजिकल रीजनिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसको किए बिना भी आप पेपर क्लियर कर सकते हो। तो फिर क्या फ़ायदा ज़बरदस्ती अपना टाइम वेस्ट करने का, दिमाग दिमाग का दही करने का क्या फ़ायदा? ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट जब तैयारी अपनी चालू करता है, सबसे पहला उसका जो, मैंने भी किया है ना इसलिए मैं बता रहा हूँ, कि सबसे पहला जो एम होता है ना वो यही होता है कि हम अपने मैथ्स के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें, हम बेसिक क्लियर कर लें, हम सारे अर्थमेटिक के कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं अच्छे से। बट दोस्तों
मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज की डेट पर भी जिसको ये चीज़ लगती है ना कि बिना अर्थमेटिक के पेपर क्लियर नहीं हो सकता, आप ट्राई कर लो। आप किसी भी टीचर का, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, आप जिससे मर्जी पढ़ना चाहो, आप 3 महीने, मैक्स टू मैक्स 3 महीने लगेंगे, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं कोई भी अर्थमेटिक कोर्स के लिए। मैक्स टू मैक्स 3 महीने का कोई भी कोर्स, कितना भी महंगे से महंगा कोर्स किसी भी कंपनी का हो, मैं यहाँ पर अनअकैडमी का भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अनअकैडमी पर ही आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, आपको बाहर भी मिलेंगे बहुत सारे। आप जहाँ से पढ़ना चाहो आप पढ़ लो 3 महीने अर्थमेटिक। लेकिन मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करूँगा कि अर्थमेटिक का पूरा कोर्स करने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो क्या आप सारे के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो? ये मेरा मेन क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोगों ने किया ना 6 महीने तैयारी, जो भी जनवरी से चालू किए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब से भी आपने चालू किया हो। जो नए लोग हैं आप सिर्फ सुनते जाइए, क्योंकि आप लोगों ने अभी ट्राई नहीं किया है, तो आप लोगों को थोड़ा-सा समय लगेगा। जिन्होंने भी किया है दोस्तों, आप अपने आप से सवाल कीजिए। मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ सवाल, आप अपने आप से सवाल कीजिए। आपने 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अर्थमेटिक को दिया, कितना फ़ायदा हुआ? आपने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किए? 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कितने मार्क्स आपने मैक्स टू मैक्स अर्थमेटिक में स्कोर किए, और आपने कितना समय अर्थमेटिक को दिया? बात तो यही है ना। आप अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर किसी चीज़ को समय दे रहे हो, तो उसका रिटर्न आपको मिलना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लाख रुपए बैंक में डिपॉज़िट करते हो, अगर बैंक वाला आपको बोलेगा हम आपको इसका इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो आप बैंक में क्यों इन्वेस्ट करोगे? क्यों वहाँ पर पैसा अपना रखोगे? प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा-सा। आप किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, इस चीज़ का सोचिए। बात ये होती है कि 35 नंबर के सेट में 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर के अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से अच्छे से अच्छा स्टूडेंट, पूरा मतलब 100 में से 1% ऐसे, एक भी बोलना बहुत बड़ी बात है भाई, 0.5% ऐसे लोग रहते हैं जो पूरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन करते होंगे। 2%, 3%, 4% लोग ऐसे होते होंगे जो 7-8 क्वेश्चन कर लेते होंगे। बट मैक्स टू मैक्स 95-97% स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं ना जो अर्थमेटिक के 2 या 3 क्वेश्चन ही करते हैं। कौन कौन से? बेसिक वाले, एज वाले, परसेंटेज, रेशियो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिए, अगर आता है तो, नहीं आता तो वो भी छोड़ दिए। तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता? खुद सोचिए, या उनसे पूछिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। देखो मेन चीज़ ये होती है ना कि आप अगर तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपको हर नज़रिया सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि गलत तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है कि आपका सिलेक्शन कैसे हो, दूसरों का कैसे हुआ, इस चीज़ का तो बाद में बात करेंगे। उन्होंने जैसे तैसे चलो मैनेज कर लिया भाई, उनको कुछ नहीं आता था, वो कुछ दूसरी चीज़ कर लिए, जैसा भी है। आपको ये सोचना है आप क्या कर सकते हो। मैंने अपने 6 महीने बर्बाद किए थे इस चीज़ में। जब मैं पेपर एक के बाद एक पेपर दिया, उसमें अर्थमेटिक नहीं बना, मुझे लगा ना यार मैं वीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मुझे डर लगने लगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने अर्थमेटिक पे और ज़्यादा फोकस किया, अगली बार दिया, फिर मैं नहीं बना पाया। मुझे ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। मैंने और मेहनत की। मैं तीसरी बार पेपर देने गया, मैं फिर भी नहीं बना पाया। मैं 3-4 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स बना पाया, मैं फिर भी नहीं बना पाया। कंसेप्ट सारे मैंने सीख लिए थे। सारे टॉपिक पे मैंने कम से कम 100-100, 200-200 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चन बनते थे। घर पे आके उसी क्वेश्चन को अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, वो क्वेश्चन मुझसे बनता था। मुझे ये लगने लगा कि यार क्या है ये, अगर ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है तो एग्ज़ाम में क्यों नहीं बन रहा है? मैं और डरने लगा, बहुत ज़्यादा डरने लगा। मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि यार बिना अर्थमेटिक क्वेश्चन के तो मैं पेपर क्लियर ही नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब 3, 4, 5, 6, 7 पेपर मैंने दिए प्रीलिम्स के, उसके बाद मुझे एहसास हुआ यार सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है। आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन बनाओ ये ज़रूरी नहीं है। आप एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो ये इम्पॉर्टेंट है। जो सिलेक्शन लेते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बलबूते पर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको एग्ज़ाम में जाकर कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर आपने सोच लिया कि भाई मुझसे नंबर सीरीज़ नहीं बनता, मुझे नंबर सीरीज़ छोड़ना है, तो आप नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को ट्राई भी नहीं करोगे। आप अपने सिर्फ 5 सेकंड दोगे उन 5 क्वेश्चन को स्किप करने के लिए।
लेकिन आपको ये पता है कि हाँ, जो बाकी के 30 क्वेश्चन है उसमें मैक्स टू मैक्स आपको पूरा देना है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमको तो सारे क्वेश्चन बनाने हैं। उसमें ये हो जाता है कि अर्थमेटिक के अगर आपने थोड़े बहुत टॉपिक पढ़े हैं, 2 4 5 टॉपिक पढ़े हैं, आप कोई ना कोई क्वेश्चन को पकड़ लेते हो, सोचते हो कि हाँ, ये तो मुझसे बन जाएगा, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। आप 1 मिनट 1.5 मिनट उस क्वेश्चन को देते हो, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात सोचिए, 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन बना रहे हो, नहीं बना तो 1.5 मिनट पूरा का पूरा वेस्ट। चलो मान लेते हैं कि भाई आपने 7 मिनट दिए, आपने 4 क्वेश्चन बना भी लिए, 2 क्वेश्चन में फंस गए, आपका टाइम वेस्ट हो गया। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हो कि भाई कुछ क्वेश्चन को आपको स्किप करना ही पड़ेगा। बिना स्किप किए अगर आप सोचोगे कि आप सारा का सारा कर लो, तो भाई टॉपर नहीं बनना है हमको, हमको जॉब चाहिए। ये क्यों नहीं सोचते? सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर आप समझ सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी चॉइस है वो तो। वैसे ही दोस्तों, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए, मैंने सब कुछ ट्राई किया, ग्रामर पढ़ा, एक एक रूल्स याद किए, वो कैब्स डेली के 5-10 नोट करता था, सब कुछ पूरा डायरी भर दिया मैंने। लेकिन उसके बाद भी मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ही ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो कैप्स और ये सब चीज़ों से नहीं चलती। आप चीज़ों को समझिए। हम नॉर्मल, अगर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अभी मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं, ये मैटर करता है। क्वेश्चन वहाँ पर जो दिया है उसका आंसर क्या बनना चाहिए, वो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं। भाई 4 ऑप्शन वैसे ही गलत होने वाले हैं, एक ही आंसर उसका बनेगा। अब ये चीज़ें जो समझ जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो रीडिंग करते हैं, क्योंकि रीडिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप डेली बेसिस पर रीडिंग कर रहे हो तो इंग्लिश को आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर रीडिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप ग्रामेटिकल रूल्स रट रहे हो, याद कर रहे हो, और आप डेली डेली यही सब चीज़ें कर रहे हो, वोकैब्स रट रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा? आप खुद सोचिए। क्या एग्ज़ाम में जाकर आपके पास इतना समय रहता है कि आप वहाँ पर ये देख सको कि इसमें ये वाला रूल लग रहा है, फलाना फलाना रूल था, ये मैंने वहाँ पर पढ़ा था, ये वाला रूल इसमें लग रहा है? नहीं दोस्तों, इतना टाइम नहीं रहता है। वो आपको पूरा दिन भर का समय नहीं देंगे ये सब चीज़ों को सोचने के लिए। आपके पास सिर्फ 20 मिनट रहते हैं आपके 30 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें से आरसी को तो छोड़ ही दो, उसमें से 5 7 8 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं आरसी में। बात ये होती है कि रीड करके अगर आपको समझ में आ जाए, हाँ ये मैंने रीड किया, यही आंसर मुझे सही लग रहा है, जिस दिन ये आपकी एबिलिटी बन जाएगी ना कि हाँ, ये 5 में से यही आंसर मुझे सही लग रहा है, मुझे इसको टिक करना चाहिए, आप समझ लीजिए आप इंग्लिश में एवरेज स्कोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा आप टॉप करोगे इंग्लिश में, 30 में 30, 30 में 25, मैं इतने की बात ही नहीं करता यार। क्योंकि सिलेक्शन से मतलब है हमको, हमको इससे मतलब नहीं है कि इंग्लिश में हमारे 30 में 30 आए या 30 में 28 आए। अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि सर, जब कट ऑफ 95 जाता है तब क्या करें? हर एग्ज़ाम में 95 कट ऑफ जाता है क्या? थोड़ा सोचिए, प्रैक्टिकली सोचो दोस्तों। हर एग्ज़ाम में 95 कट ऑफ नहीं जाता, और यही मेरा एम था। आपका एम क्या है मुझे नहीं पता। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़ाम को एकदम ये मान के चलो कि भाई हाँ, मेरा मेन एम तो बस यही है, मुझे यही एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप फिर सब कुछ करो दोस्तों। लेकिन अगर आपका एम मेरे जैसा था, जैसा मैंने एम लेकर चला था कि भाई मुझे पीओ बनना है, फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एसबीआई में पीओ हूँ, या मैं आईबीपीएस का पीओ मतलब नेशनलाइज्ड बैंक का हूँ, या मैं आरआरबी का पीओ हूँ, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने सिर्फ अपने फादर को एक ही ज़बान दी थी अपनी, पापा मैं पीओ बनूंगा। वो भरोसा नहीं करते थे, मैंने बस ज़बान दी थी, पापा मैं पीओ बनूंगा। वो बार बार ये बोलते थे, बेटा तू क्लर्क कर ले, तेरे से पीओ नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन निकलती थी, मैं पीओ बनूंगा। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा है कि आपको पीओ बनना है, फ़र्क नहीं पड़ता किस किस बैंक में आप जा रहे हो, आपको सिर्फ अगर पीओ। और दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ पता भी होगी कि सैलरी बढ़ गई है। इस पर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ कल। 53,000 सैलरी, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे जो सैलरी मिलती थी वो थी 40,000 के अप्रॉक्स, 40,390 रुपीज़ जो मेरी फर्स्ट सैलरी, सॉरी 39,440 मेरी फर्स्ट सैलरी थी बैंक की, जो मुझे मिली थी एज अ पीओ। अब वो सैलरी करीब करीब 53-54,000 के आसपास हो चुकी है। आप सोचिए कि अगर आप एक पीओ बनते हैं तो आप 50,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, महीने का 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो डिपेंड करता है दोस्तों आप क्या करना चाहते हैं।
अब बात यही होती है दोस्तों कि अगर आपके मन में वो एम है कि मुझे सिर्फ पीओ बनना है, तो फ़र्क नहीं पड़ता यार कि फिर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों, इस चीज़ को समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं काफ़ी समय से समझाना चाह रहा हूँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं ना, दूसरों के बहकावे में आते हैं। आप लोग क्यों इतना ज़्यादा दूसरों के बहकावे में आ रहे हो दोस्तों, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। यार सिंपल सी चीज़ को ये क्यों नहीं समझते हो कि आप ईज़ी वे में पेपर को क्लियर कर सकते हो। मैंने किया है, मैंने वो चीज़ को झेला है। कुछ लोग बोलते हैं सर आप टैलेंटेड। अरे क्या टैलेंटेड यार? मैं कोई टैलेंटेड इंसान नहीं हूँ। मैंने कभी अपने पूरे स्कूल लाइफ में 70% से ऊपर मार्क्स स्कोर नहीं किए। मैंने पूरे अपने ग्रेजुएशन में जो मेरे परसेंट बना था मेरा, वो मेरा 63.2% था, एग्जैक्ट 63.2। मैंने M2 का पेपर, इंजीनियरिंग मैंने की है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने M2 का पेपर जो कि सेकेंड सेमेस्टर में होता है, उस पेपर को मैंने 8 बार दिया है। मैथ्स मेरा इतना वीक था, इतना वीक था, इतना वीक था कि कहने का हिसाब नहीं। क्योंकि डेटा जो ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था। इंजीनियरिंग में वही चलता है। बट बात ये है ना कि भाई मैटर नहीं करता कि आप अपनी प्रीवियस लाइफ में क्या थे, आप अपने पास्ट में क्या थे, आप प्रेजेंट में क्या हो और आप अपने फ्यूचर में क्या चाहते हो, ये मैटर करता है। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ऑलरेडी 16-17 मिनट का वीडियो ये ऑडियो हो चुका है। तो मैं आपको फाइनली बस एक लास्ट चीज़ यही बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत लोग बोलेंगे ये करो, ये करो, ये करो, इसके बिना हो ही नहीं सकता। अरे ऐसी कोई चीज़ नहीं है यार कि जिसके बिना नहीं हो सकता। मैं गारंटी देता हूँ, क्या बिना पज़ल के सिलेक्शन नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। प्रीलिम्स छोड़कर, प्रीलिम्स में तो आपको बनाना ही पड़ेगा पज़ल्स। मेंस में क्या बिना पज़ल्स के हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार सिलेक्शन। अभी कुछ लोग सोचेंगे सर तो फिर आप इतने पज़ल्स की वीडियो क्यों लाते हो? पज़ल इतना क्यों पढ़ाते हो? दोस्तों एक अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज़ होती है, जो आपकी इंक्रीज़ होगी। आपका जो दिमाग का लेवल है ना, सोचने की क्षमता जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी इंक्रीज़ होगी जब आप बड़े-बड़े पज़ल्स को सॉल्व करोगे। मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा-सा पज़ल 1 पेज का भर के आपके सामने आ चुका है, आपको उसको सॉल्व करना है अपना दिमाग लगाकर। यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं लगता, इसीलिए पज़ल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट नहीं, यहाँ आपका दिमाग यूज़ होता है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूँ अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन बनाना है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? हम छोड़ देंगे उसको, हम दूसरा कुछ बनाएँगे। आपके जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, वो आप क्लियर करिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करना चाहिए, पर कंसेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप बिना अर्थमेटिक के क्वेश्चन की सिलेक्शन नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हो यार। जब आप मेंस का पेपर दोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें। 6 महीने के बाद अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये इस बात को मानने लगे हैं। मैं पिछले 6 महीने से ये चीज़ें उनको समझा रहा हूँ, बट उनको वो चीज़ अब जाके समझ में आई है 6 महीने बाद। अगर आप अभी तैयारी चालू कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सजेशन दूँगा दोस्तों, कि इस भ्रम में मत पड़िए। ये एक सिर्फ़ मिथ है कि बिना अर्थमेटिक के पेपर क्लियर नहीं होता। 101% होता है। सिर्फ़ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट जो होता है ना, किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आधे घंटे में क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे में किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आप उसको कितने डीप में सोच रहे हो। बाकी चॉइस आपकी है दोस्तों, मेरा काम है सिर्फ़ आपको गाइड करना, आपको पढ़ाना। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपको तो अर्थमेटिक नहीं आता, इसलिए आप ऐसा सब बोलते हो कि आप अर्थमेटिक करना ज़रूरी नहीं है। अरे दोस्तों ऐसा नहीं है। आप कोई भी मुझे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दो, मैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। बट बात ये होती है ना यार कि उस चीज़ को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे कि मैं अगर बोलूँ आपको लॉजिकल रीज़निंग, मैं हर एक आंसर आपको सही दे दूँगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी मौका उठाकर दे दो, बिना उसका आंसर देखे मैं आपको आंसर सही दे सकता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। सेम टू सेम अर्थमेटिक के बैचेस, बेसिक बैचेस, ये सब मैं क्यों नहीं लॉन्च करता? क्योंकि मैंने जो अपना मैथ्स इम्प्रूव किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने हाई लेवल डीआई के दम पे किया है।
मुझे वो पता है कि वो चीज़ को कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं 1.5 साल तक आप लोगों के जैसे परेशान था। 1.5 साल तक मेरा सिलेक्शन जब नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड था। 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? 18 महीने, 20 महीने, 22 महीने हो चुके थे। फाइनली आखिरी समय पर जब मुझे समझ में आया कि यार ये सब करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर मतलब क्या होता है कि कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 20 सेकंड में कर रहे हो, आप 40 सेकंड में कर रहे हो, आप 50 सेकंड में कर रहे हो, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। बस ये होता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट पे फोकस करो यार। समय अपने आप कम होते जाएगा धीरे धीरे। शुरुआत में समय लगता है हर चीज़ में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आई होगी। मुझे पता है यहाँ पर 50% लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, मत पड़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। जिनको फ़र्क पड़ता है यार, मुझे उनसे फ़र्क पड़ता है। आप सिलेक्शन लोगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आप ही को मिलेगा आपका सिलेक्शन, आपका करियर। सिर्फ ये है, दुआएं आप दोगे अपनी तरफ से, मुझे बस दुआएं चाहिए आपकी, आपके पेरेंट्स की। ऑल द बेस्ट आप सभी को, हैप्पी दिवाली सभी को। और बस अच्छे से मनाइए अपनी दिवाली, अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। कोशिश करूँगा कि 2 से 3 दिन कम क्लासेस लूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर वालों को दे सकें। लेकिन दिवाली के बाद दोस्तों वापस से आ जाइएगा फिर से पढ़ाई पर। मिस नहीं करिए कोई भी क्लासेस, जितनी भी हो रही है, चाहे अगर आप प्लस वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप प्लस वाले स्टूडेंट्स ना हो। फ्री की जितनी क्लासेस होती है ज़रूर देखिए, मिस नहीं करिए। ये मत सोचिए कि हम अपने आप से कर लेंगे, हम अपने दम पे कर लेंगे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, हमको तो सब कुछ आता है, हम सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा कर लेंगे। ये मत सोचो दोस्तों, ये गलती मैंने की है। ये मत सोचो। अगर कोई आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो सीखने की कोशिश आपको हमेशा करनी चाहिए। हो सकता है आप उस चीज़ में मास्टर हो, मुझसे ज़्यादा जानते हो, या किसी और टीचर से आप ज़्यादा जानते हो। बट अगर कोई टीचर आपको सिखा रहा है तो वो आपके लिए सिखा रहा है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा हो, आधे घंटे की वीडियो में कोई 1 मिनट ऐसा हो जो आपकी लाइफ बदल दे। तो इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको हमेशा अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो आप ही के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। नमस्कार।